1982 से इसलिए है इस संदर्भ में, इस संस्था से जुड़ने के कारण नहीं। 1982 में मेरा विवाह हुआ, मेरे विवाह से इसका संबंध है। मैं बता देता हूँ क्यों, कैसे। मेरे विवाह से इसका इसलिए संबंध है कि मेरे फादर जो है, उनका नाम, फादर इन लॉ, मेरे ससुर, उनका नाम है डॉक्टर परम मित्र शास्त्री। वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे और हिंदी के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने एक पुस्तक, एक अपना जो पीएचडी का जो कार्य था, उन्होंने उन्हीं के अंडर में किया था। उसका टॉपिक था हेमचंद्र के अभ्रंश सूत्रों की पृष्ठभूमि। तो क्योंकि मैं संस्कृत का व्यक्ति था और वो हिंदी, संस्कृत और अभ्रंश के विद्वान थे, तो हमारा संयोग हुआ, 1982 से हमारा परिचय हुआ और उनकी थीसिस मैंने देखी तो उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। हेमचंद पे उनका जो है आज तक का जितना हेमचंद के अभ्रंश सूत्र पे जितना कार्य उन्होंने किया, उतना आज तक किसी विद्वान ने नहीं किया। और नामवर सिंह है और भी 2-3 लोगों ने, स्कॉलर ने काम किया है उस पर जितने विस्तार से डॉक्टर परममित्र शास्त्री जी ने किया अपनी पुस्तक में, उतने विस्तार से किसी ने। ये पुस्तक है हेमचंद के अभ्रंश सूत्रों की पृष्ठभूमि, जिसको मैंने 1986 में उनके पीएचडी को, थीसिस को मैंने एडिट करके और उसको मैंने प्रकाशित करवाया 1996 में। थीसिस तो बहुत पहले, उनका पीएचडी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अंडर में था, तो बहुत पहले था वो। पर जो बुक रूप में फॉर्म जो है वो मैं उसको एडिट करके एक एक चीज़ को पढ़ करके उसको ठीक करके और मैंने प्रस्तुत किया 1986 में, दिल्ली से प्रकाशित हुई। तो वही उसी के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा और उस संदर्भ में प्राचीन भाषा के विकास में अभ्रंश का क्या योगदान है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो इसके मुख्य बिंदु जो हैं वो तो मैं बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। इसमें मैंने ये दिखाने का कोशिश किया है कि प्राचीन भाषा के विकास में अभ्रंश का क्या योगदान रहा है, और साथ ही अभ्रंश भाषा तथा व्याकरण का अध्ययन जो है करके उससे आधुनिक भाषाओं का की विशेषता हिंदी का विकास भी दिखाया गया। हिंदी का क्या, अच्छा अभ्रंश का देखिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट क्या है अभ्रंश के बारे में। अभ्रंश को लोग जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपने देखा होगा बहुत कम लोग पढ़ते हैं। पर इसका सबसे बड़ा योगदान संस्कृत से प्राकृत से भी है ज़्यादा और पाली से भी। कैसे? क्योंकि अभ्रंश एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत से भी पहले से। अभ्रंश क्यों? क्योंकि अभ्रंश का हमें अर्थ को जानना होगा। अभ्रंश का मुख्य अर्थ है क्या? अभ्रंश का मतलब है जो भ्रष्ट शब्द, सीधा सा जो भ्रष्ट शब्द। भ्रष्ट का मतलब क्या? कि जो व्याकरण के नियम के अनुसार जो है वो ना आते, या अशुद्ध उच्चारण हो रहा हो, या देशी शब्द हो, तो ये मूल रूप से इसका अर्थ ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभ्रंश का केवल जो है हमें जो है अभ्रंश काल की जो हम चर्चा करते हैं वहीं से नहीं है, बल्कि उससे पहले भी है। इसलिए हमने प्राचीन विकास और आधुनिक भाषाओं का विकास दोनों से इसका जोड़ा है इस पत्र में। तो आगे जो है जब हम बात करेंगे, देखिए हेमचंद के अभ्रंश सूत्र के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। इन्होंने अभ्रंश पे बहुत विस्तार से सूत्र जो है दिए हैं, जो प्राकृत का जिस तरह से दिया है उसी तरह से इसके 120 सूत्र दिए हैं टोटल हेमचंद्र ने। तो हेमचंद ने अभ्रंश के लिए 120 सूत्र दिए हैं। अभ्रंश सूत्रों के अलावा प्राकृत प्रकरण के द्वितीय पाद के धात्वादेश भी वस्तुतः अभ्रंश के ही सहकारी रूप में, जबकि उन्होंने स्वरसेनी के लिए 260 से 286, मागधी के लिए 287 से 302 और पैसाठी के लिए 303 से 24 और चूलिका पैसाठी के लिए 325 से 328 सूत्र दिए, इतने ही दिए हैं उसके लिए। और अभ्रंश के लिए ज़्यादा दिए 120, सीधे ये बोल रहा है। अन्य प्राकृत वैयाकरणों ने अभ्रंश पर इतना विस्तार से नहीं लिखा जितना इन्होंने लिखा। यद्यपि मार्कंडेय ने अवश्य अभ्रंश पर विस्तार से लिखा है, किंतु व्याकरण का ज्ञान हेमचंद्र का ही सबसे अधिक परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। अच्छा, हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण के 8वें अध्याय के 120 सूत्रों में अभ्रंश का ज्ञान दिया है। उसमें भी अंतिम जो 2 सूत्र है वो सामान्य प्राकृत भाषा पर ही लिखा है। अच्छा, अवशिष्ट 118 सूत्रों को व्याकरण के विभिन्न रूपों में विकसित किया है। अच्छा, हेमचंद्र 1088 से लेके 1172 तक इनका समय जो है
माना जाता है। संस्कृत और प्राकृत भाषाओं पर अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें सिद्ध हेम नामक व्याकरण ग्रंथ सबसे प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में उन्होंने संस्कृत और प्राकृत व्याकरणों के नियमों को विस्तार से बताया है। अच्छा, मार्कंडेय भी एक विद्वान तो थे, पर उनका कार्य क्षेत्र अधिक विशिष्ट रूप से अपभ्रंश भाषा पर ही केंद्रित था। मार्कंड में जो है और इनमें ये अंतर है। अच्छा, उनके लेखन में अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताओं और उसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, लेकिन हेमचंद की तरह व्यापक व्याकरणिक ज्ञान प्रदर्शन उसमें नहीं हुआ दिखाई देता। अब जो है हम भारतीय आर्य भाषा के बारे में थोड़ा हम जानेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे फिर हेमचंद के बारे में। भारतीय आर्य भाषा को विकास की दृष्टि से मोटा मोटी 3 रूप में हम बांटते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आर्य भाषा के इन 3 रूपों में प्राकृत का संबंध मध्यकालीन आर्य भाषा से। भाई मोटा मोटी क्या है कि जो है 3 विभाग हैं, ठीक है। तो एक पाली है, बीच में जो सबसे प्राचीन जो प्राकृत का है। प्राकृत में भी 3 विभाग, उसमें सबसे पहले पाली है, फिर प्राकृत आता है, फिर उसके भेद आते हैं बहुत सारे। तो कह रहे हैं कि वस्तुतः वैज्ञानिक दृष्टि से एक भाषा का युग तभी तक माना जाता है जब तक कि वह सामान्य लोक भाषा के रूप में अथवा जीवित भाषा के रूप में लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है। माने भाषा का भी जो है ना, वो एक भाषा का ये युग है, फिर दूसरा जो है थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दिया तो वहां से चेंज हो गया, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, जो ही सामान्य लोक भाषा के रूप में जनता द्वारा किसी भाषा का प्रयोग बंद हो जाता है, त्यों ही उस भाषा का युग समाप्त हो जाता है, चाहे उस भाषा में साहित्यिक रचना शताब्दियों से क्यों न होती है, ये बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें जो है जो 3 युग बताए कि पाली युग, प्राकृत युग और अपभ्रंश युग। तो पाली युग 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 तक प्राकृत युग, और 500 से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश युग। इन 3 रूपों में अंतिम रूप अपभ्रंश भाषा का, जो अंतिम रूप जो मानते हैं, जो आधुनिक सभी भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत माना जाता है। हिंदी का तो अपभ्रंश से बहुत गहरा संबंध है। वस्तुतः हिंदी भाषा का सम्यक एवं यथार्थ स्वरूप समझना अपभ्रंश के अध्ययन के बिना अत्यंत कठिन है, इसलिए भी इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता और आज भी खासकर मध्य युग में 1000 से जो 800 ईस्वी आता है, इसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी आदि भाषाएं विकसित हुई, और आधुनिक समय में इसका विस्तार हुआ 1800 ईस्वी के, और जो इस समय जो है, इस समय का काल है। स्वतंत्रता के बाद इस काल में भारतीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला और उनका विकास और प्रसार हुआ। इन चरणों में भारतीय भाषाओं का विकास और परिवर्तन हुआ, जिससे वो आज के रूप में विकसित हुए। अब अर्धमागधी और अपभ्रंश भी हैं। वैदिक और लौकिक संस्कृत के बाद पाली और प्राकृत का काल आता है। प्राकृत में बहुत सारी बोलियां हैं। जब हम देखते हैं कि संस्कृत के नाटक हैं, खासकर कालिदास जैसे नाटक हैं या भास के नाटक हैं, तो उसमें हमने देखा कि जो जितने पात्र हैं उसकी उतनी भाषा है। और उसमें भी उन्होंने क्या किया कि 3 तरह के पात्र का वर्गीकरण किया है: उत्तम, मध्यम और अधम। तो उत्तम मध्यम में जो हीरो आते हैं या जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको रखा है, और मध्यम में जैसे मंत्री है या और जो सहायक पात्र हैं वो रखा है, और निम्न श्रेणी में अन्य पात्रों को रखा है जो छोटे मोटे पात्र हैं, और उसमें भी स्त्रियों को जो है वो निम्न श्रेणी में रखा है। वो भाषा की दृष्टि से उनके जो पात्र हैं वो सारे जो है वो जो अधम पात्र जो बोलते हैं वही भाषा का प्रयोग करते हैं। इस तरह से उसका विभाजन किया। तो ये जब आप कालिदास के नाटक पढ़ेंगे या भास के नाटक जब आप पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि अलग अलग पात्र के मूल जो है वो प्राकृत है, मूल जो है वो प्राकृत है, और संस्कृत जो देशी भाषा वाले जो, और जो प्रथम श्रेणी के जो पात्र हैं उनकी संस्कृत भाषा। और हम लोग जब पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्राकृत और का ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए हम संस्कृत में पढ़ते हैं। ये है वस्तु स्थिति। तो अपभ्रंश भाषा जो है वो कह रहे कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर नाटकों में जो है जो अर्धमागधी है, अपभ्रंश है, जो निम्न श्रेणी के पात्र से संबंधित है, वो क्योंकि हर एक नाटक में, संस्कृत नाटकों में भी वो महत्वपूर्ण थे और होने ही चाहिए थे, जो निम्न कैटेगरी के। क्योंकि आज भी जब हम पिक्चर में देखते हैं, मूवी वगैरह में, तो देखते हैं ना कि जो निम्न श्रेणी के, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई साउथ इंडियन है, तो उस तरह से वो डायलॉग रखते हैं। तो यही कहने का उद्देश्य है। तो ये जो है अपभ्रंश के योगदान के प्रमुख बिंदु है। एक संक्रमण काल सबसे पहला,
संक्रमण काल ने जो है प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच संक्रमण काल की भूमिका निभाई। एक तो ये, दूसरा भाषिक परिवर्तन। अपभ्रंश में प्राकृत की तुलना में सरल व्याकरण और शब्दावली थी, जिससे आधुनिक भाषाओं के विकास में मदद मिली। कह रहे कि देखिए भाषा का कैसे हुआ है विकास। हमारे यहाँ सबसे पहले जो प्राचीन है वो वैदिक भाषा है। वैदिक भाषा को एक जगह तरफ रख करके जब समाज का जब विस्तार हुआ, विकास हुआ, तो संस्कृत भाषा आई। संस्कृत भाषा जिसको क्लासिकल संस्कृत बोलते हैं। लोग बोलते हैं ना संस्कृत, संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है। संस्कृत प्राचीन भाषा नहीं है। उस दृष्टि से अगर वेद जो है वो प्राचीन है, और वेद को भाषा के रूप में नहीं रखा, संस्कृत को भाषा के रूप में बहुत काल में कहा गया हो, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। लोग लड़ाई करते हैं कि नहीं तो हम प्राकृत वाले कहते हैं कि हम बहुत पुराने हैं, पाली वाले कहते हैं नहीं हम तो उससे भी पुराने हैं, प्राकृत वालों से भी और संस्कृत वालों से भी। और संस्कृत वाले कहते हैं तुम कहाँ से पुराने हो भाई, हम तो वेद है, हमारा वेद है ना। तो यहाँ लड़ाई है। सामंजस्य लोग इसलिए नहीं बना पाते हैं तो हम बायस्ड होते हैं। हम संस्कृत वाले होते हैं तो हम उसका फेवर करेंगे, हम प्राकृत वाले हैं तो हम अपना फेवर करेंगे, हम पाली वाले हैं तो हम अपना फेवर करेंगे। वास्तविकता क्या है कि चाहे वो संस्कृत हो, चाहे पाली हो, चाहे प्राकृत हो, सबका संबंध वेद से। आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, आप वेद से है। और वेद से अगर नहीं होता तो जो ला की तरह ढ लिखते हैं, जो मराठी में आज भी है ना, वो मेरे ख्याल से गुजराती में भी है शायद ना, गुजराती में भी है, मराठी में भी है, हिंदी में नहीं है, संस्कृत में नहीं है, ठीक है, वेद में है ना। तो ये एक अक्षर को लेकर के भी लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि देखो ये हमारे यहाँ है तो हम प्राचीन हैं। ऐसा नहीं। भारती तू भारवी भाषा गीरवाक वाणी सरस्वती, अमर कोश में एक ये सूक्त है। भाषा के लिए इतने सारे शब्द हैं। उस समय भी जो है उस समय भी संस्कृत नाम नहीं दिया भाषा के लिए। भारती तू भारवी भाषा गीरवाक वाणी सरस्वती, इसमें कहीं भाषा संस्कृत आया ना, तो कहीं नहीं आया ना वो। तो इस तरह से भाषा के लिए भी प्रयोग नहीं हुआ। भाषा शब्द भी जो है ना, गीर वाक, ये सब भाषा के पर्याय। भारती भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब लफड़े में न पड़ के जो वास्तविकता है वो हमें जो है, हम लोग विद्वान हैं और हम लोग इस दृष्टि से सोचने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। तो हिंदी में क्या हुआ कि हिंदी जो मैं ये बता रहा था कि वेद जो है वो ठीक है, वेद जो है सबसे पुराना है। उसके भाषा के बाद जो है विकास होता है, प्राकृत आता, पाली आता है, प्राकृत आता है और संस्कृत आता है। और आज हम हिंदी, गुजराती, मराठी बोल रहे हैं। तो हिंदी और गुजराती मराठी क्यों बोल रहे हैं? उसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों को बोलने में बड़ी आसानी होती है। संस्कृत उतनी नहीं बोल सकते, प्राकृत नहीं बोल सकते, पाली नहीं बोल, कठिनाई है उसमें। हम लोग कितना भी डंका कि नहीं जी बड़ा हमारा है, हम सब उसी से जुड़े हुए। गुजराती में 80% शब्द जो है वो संस्कृत के। अगर आप देखें व्याकरण भले ना हो, पर 80% शब्द संस्कृत के हैं। कहाँ से आए वो? सब हम एक दूसरे से जुड़े हुए। तो इसलिए हमें जो है इस दृष्टि से सोचना चाहिए कि हम सब एक ही पेड़ के डाली हैं, पत्तियां हैं, जो भी कहें, माने एक ही से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपस में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। भाषा का ये सबसे बड़ा योगदान है। अगर भाषा की दृष्टि से अगर कोई भाषा वैज्ञानिक है या व्याकरण है तो वो सबसे पहले वो किसी से द्वेष नहीं करेगा। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। तो अपभ्रंश ने क्या काम किया कि संस्कृत को भी सहायता दी, प्राकृत को भी दी, पाली को भी दी, और आज हम सब जो बोलते हैं ना हिंदी गुजराती, वो अपभ्रंश की वजह से बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो ये इसका योगदान है सबसे बड़ा। उसके बाद जो है प्राचीन भाषा के विकास में अपभ्रंश का योगदान। तो आधुनिक भाषाओं की नींव अपभ्रंश से कई आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, ये सब इसी से विकसित हुई हैं। अपभ्रंश का योगदान भारतीय भाषाओं के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने प्राकृत से आधुनिक भाषाओं तक के संक्रमण में मदद की और आधुनिक भाषाओं की नींव रखी। नींव भी इसी ने रखी है, चाहे वो गुजराती हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी हो, वो नींव रखने वाला अपभ्रंश ही है। अच्छा, अब जो है हम ये ज्यादा चरण में न पढ़ के, वैदिक और लौकिक संस्कृत के बाद पाली और प्राकृत का काल आता है। प्राकृत की बहुत सारी बोलियां थी। प्राकृत व्याकरणों के अनुसार कोई 4 या 6
6 प्रकार की प्राकृत बताई गई हैं। वर रुचि के अनुसार महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी और पैसाची ये 4 प्राकृत हैं। हेमचंद्र और अन्य प्राकृत वैयाकरणों के अनुसार इन चारों के अतिरिक्त अर्धमागधी और अभ्रंश भी है। मैं जो है एक बार जब मैंने मेरी पीएचडी की थीसिस पूरी हुई थी, मेरे पीएचडी का टॉपिक था कालिदास के रूपों की भाषा संरचना, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। तो एक मेरा पूरा चैप्टर जो है वो प्राकृत भाषा के ऊपर है कि जो कालिदास के नाटकों में जो पात्र आए हैं उनके जो भाषा है, जो अधम और निम्न श्रेणी के जो प्राकृत हैं, तो उनमें तो मुख्य रूप से उसमें क्या है कि सौरसेनी और महाराष्ट्री का प्रयोग हुआ है और मागधी का भी कोई मागधी। अच्छा, उसमें भी देखिए बड़ी प्रॉब्लम है। जो कुछ विद्वान कहते हैं कि जो मछुआरा जो बोलता है वो मागधी है, कुछ कहता है अभ्रंश है। वहाँ भी लोगों में एक मत नहीं है ना। समस्या क्या है कि वो भाषा, इसीलिए वो संक्रमण काल बोल रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चल रहा कि ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी नहीं है। जब भाषा वैज्ञानिक जब धीरे धीरे उसका विकास हुआ तब उन लोगों ने अपने ढंग से उसका एनालाइज किया, ठीक है ना। तो वो मागधी जो मैं जब पीएचडी कर रहा था, तो मैंने जब ये थीसिस जब जमा कर दिया था मैंने, तो एक बहुत बड़े विद्वान थे हिस्ट्री के, उनका नाम था क्या था, शर्मा जी थे, जिनका प्राचीन भारत पे मैंने वो पूरा मैं नाम मेरे को देखो एकदम अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो हम जो है मिले थे दिल्ली में, सोसाइटी में वो रहते थे और बाई चांस मैं वहाँ गया हुआ था। तो एक हमारे फादर के मित्र थे प्रोफेसर महेश तिवारी, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे पाली के, अब तो एक्सपायर हो गए, वो पाली के अथॉरिटी माने जाते थे वो। तो उन्होंने मेरा परिचय कराया उनसे, जो है आर के शर्मा थे। तो उनसे परिचय कराया कि पांडे जी के पुत्र हैं और इन्होंने ये कालिदास पे लिखा। तो मेरे से पूछते हैं कि आपने जो है कालिदास के काल के बारे में कुछ कहा क्या। मैंने कहा सर मेरा ये विषय तो था नहीं, इसलिए मैंने कभी कहा नहीं, पर मेरे दिमाग में जरूर आया इस शोध प्रबंध को लिखते के टाइम में ये होना चाहिए। तो बोले क्या होना चाहिए। मैंने कहा कम से कम वो तो नहीं होना चाहिए जो आपने लिखा। उनकी बहुत प्राचीन जो है भारत पे वो अथॉरिटी माने जाते थे, आर के शर्मा जो है, शर्मा जी जो थे, और उनका तो मैंने ये बोला तो वो एकदम चौंक गए, बोले क्या होना चाहिए था। मैंने कहा कालिदास का जो मछुआरा है वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, अभ्रंश का कर रहा है कि मागधी का कर रहा है या कौन से प्राकृत का कर रहा है। तो तब मैंने उनको कहा कि कालिदास के समय में अभ्रंश भाषा का विकास नहीं हुआ, ये तो निश्चित है भाषा के रूप में, पर जो मछुआरा बोलता है उसमें अभ्रंश का बीज है। तो आप वो बीज को निकालिए, कालिदास का डेट पता चल जाए, क्योंकि वो कोई बता नहीं सकता डेट के कालिदास का है क्या एग्जैक्ट, तो कोई बता ही नहीं सकता। हम लोग तर्क ही दे सकते हैं, है ना। तो वो हमें निकालना होगा। तो अभ्रंश का समय कहाँ से आरंभ होता है वो इम्पोर्टेंट है जाना, और उसका बीज जो है वो कालिदास में है। तो कालिदास में है इसका मतलब कि अभ्रंश के बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था अभ्रंश भाषा के रूप में। तो इतना पुराना है, इतना नया भी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। उसके बाद जो है प्राचीन भाषा के विकास में अभ्रंश का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और अभ्रंश का योगदान भारतीय भाषाओं के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने प्राकृत से आधुनिक भाषाओं तक के संक्रमण में मदद की और आधुनिक भाषाओं की नींव रखी। प्राचीन भाषा के विकास में अभ्रंश का योगदान, तो ये तो कुछ जो है ये मैं बता ही चुका हूँ। ये इसमें अभ्रंश ने संक्रमण काल की भूमिका निभाई, ये भी बता चुका हूँ मैं। अभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है ये विचार में। तो ये कह रहे कि सर्वप्रथम जो अभ्रंश शब्द का प्रयोग होता है वो हर्षचरित ने किया, उदय चरितम अभ्रंश भाषा फिर नवैर वाचो वाच्यम वाच्यताम उपैति। उदय चरित का 4.2 का है ये। इस श्लोक में बाणभट्ट ने अभ्रंश शब्द का उपयोग उन भाषाओं के लिए किया है जो संस्कृत से विकसित हुई थी और जिनमें संस्कृत के शब्दों का अभ्रंश रूप में प्रयोग होता था। उसके बाद जो है संस्कृत से लोक भाषाओं की ओर अभ्रंश ने एक पुल का काम किया है। संस्कृत के शब्द और वाक्यांश लोक भाषाओं में प्रवेश कर गए इसी के माध्यम से, अभ्रंश के माध्यम से ही। अभ्रंश में जो है जो
जो है जनरली क्या होता है कि लोग जो देसी शब्द जब बोलते हैं तो उसका जो है लोग दूसरे लोग भी अनुकरण कर लेते हैं। तो इसका अनुकरण ही जो है मुख्य कारण होता है एक भाषा से दूसरे भाषा में शब्दों के प्रवेश का, है ना। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अपभ्रंश ने भाषाई विविधता को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं विकसित हुई। वो ये कह रहा है आधुनिक भारतीय भाषाओं की नींव अपभ्रंश ने आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती आदि की नींव रखी। अब गुजराती में देखिए, गुजराती लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी से ज्यादा शब्द गुजराती में उर्दू के हैं, है ना, उर्दू के हैं हिंदी से ज्यादा। और जबकि जो है उस समय स्वतंत्रता काल में जो है अंग्रेजों के प्रभाव से कहिए या जो भी कहिए, जिस समय एक मुगलों के प्रभाव से कहिए या जो भी है, तो सारे कोर्ट में जो है उर्दू भाषा का ही प्रयोग होता है। आज भी हो रहा, आज भी होता है कोर्ट में जो है उर्दू भाषा का ही प्रयोग होता है। जो सिविल कोर्ट वगैरह में जाएंगे ना तो वहाँ सारे जो दस्तावेज है वो सारे उर्दू में ही होते हैं। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं की नींव है ये उर्दू का भी है, केवल हिंदी का नहीं है। उर्दू का भी विकास इंडिया में ही हुआ है, ये भी आप जान लीजिए। ये भी एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे हिंदी का विकास हुआ है वैसे उर्दू का भी यही हुआ, जन्म भी यही है, जन्म भी यही हुआ। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। तो हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती जो भी है वो सब का संबंध जो है अपभ्रंश से है किसी न किसी रूप से। तो भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक वातावरण हमें निर्धारित करते हैं। ये सब फैक्टर्स हैं जो भाषा को डिमार्केशन करने में और भाषा को निर्धारित करने में ये सब कारण होते हैं। इसलिए भले ही हम अपने कमरों में अकेले हों, हम यह नहीं भूलते कि हमारा व्यक्तित्व समाज, सरकार, भौतिक प्रकृति और सामान्य लोगों के विचारों के इन नियमों की उपस्थिति से निर्धारित होता है। इसलिए हमारा व्यक्तित्व केवल एक कल्पना है और संपूर्ण व्यक्तित्व अपने आप में एक संभावना नहीं है। अच्छा, फिर ये तो भाषा के विकास की बात आई। अब साहित्यिक विकास में देखिए, साहित्यिक विकास में भी महत्व है इसका। हिंदी साहित्य के विकास में तो अपभ्रंश साहित्य की अहम भूमिका रही। नागेंद्र, प्रोफेसर नागेंद्र का नाम सुना होगा आपने, प्रोफेसर नामवर सिंह का नाम सुना होगा, जो बहुत अभी तक थे, कुछ एक डिकेड करीब हुआ होगा एक्सपायर हुए, 2 डिकेड मैक्सिमम। तो बहुत ज़्यादा मतलब पुराने नहीं है, वो हमने देखा है, हमने उनसे पढ़ा भी है, मिले भी हैं कई बार, तो इसलिए हमें याद है। पर वो लोग एक विद्वान माने जाते थे। दोनों की विचारधारा भले अलग हो पर दोनों ही विद्वान थे, ये नहीं कह सकते कि वो। और मेरे जो फादर इन लॉ जो बताया मैंने, परम मित्र साहब, वो दोनों के ही मित्र थे, दोनों के साथ ही पढ़े हुए सब। नामवर सिंह हुए या नागेंद्र हुए या डॉक्टर परमित शास्त्री हुए, जिनकी पुस्तक मैंने अभी ये वाली बताई मैंने आपको, हेमचंद के 520 पेज की है पुस्तक। तो अपभ्रंश साहित्य ने हिंदी को एक भाषा के रूप में स्थापित करने के साथ साथ उसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बनाया। और अपभ्रंश साहित्य के जरिए ही हिंदी में सौंदर्य, सरलता और गेयता का समावेश हुआ। अपभ्रंश के बारे में कुछ और जान। अच्छा, अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाओं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं और जैसे हिंदी इत्यादि, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। चलिए, अपभ्रंश की विशेषताओं में निम्नलिखित बिंदुओं में सारांशित किया जा सकता है। सरल व्याकरण, सबसे पहला, अपभ्रंश का व्याकरण संस्कृत और प्राकृत की तुलना में सबसे अधिक सरल था। संस्कृत और प्राकृत शब्दों का मिश्रण, अपभ्रंश में संस्कृत और प्राकृत शब्दों का मिश्रण देखा जा सकता है। नए शब्दों का निर्माण, अपभ्रंश में नए शब्दों का निर्माण हुआ जो स्थानीय भाषाओं और संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है। लोक भाषाओं की ओर झुकाव, अपभ्रंश में लोक भाषाओं की ओर झुकाव देखा जा सकता है जो इसके लोकप्रिय और सामान्य बोलचाल की भाषा होने को दर्शाता है। इन विशेषताओं के कारण अपभ्रंश मध्ययुगीन भारतीय भाषाओं के एक महत्वपूर्ण कवि बन गया। अब जो अपभ्रंश साहित्य से संबंधित जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसके बारे में बता रहा। प्रकाशित पुस्तकों में सबसे पहले जो पुस्तक 1918 में प्रकाशित हुई थी, भविष्यत कथा कहा, जो है ना, भविष्यत कथा इसको बोलते हैं संस्कृत में, तो हरमन याकूबी ने ये प्रकाशित की थी। उसके बाद सनत कुमार चरियू को विद्वत्तापूर्ण भूमिका के साथ संपादित किया, जिसमें अपभ्रंश का सामान्य परिचय प्राप्त होता है। फिर उसके बाद जो है
डॉक्टर पीबी गुणे द्वारा संपादित भविष्य तथा विचार गर्भित प्रस्तावना के साथ बड़ौदा से प्रकाशित हुआ। वही जो हमारे ओरिएंटल इंस्टीट्यूट थे, अब उस जो है ना, तो बड़ौदा संस्करण बोलते हैं उसको। फिर मुनि जिन विजय जी तथा पंडित नाथुराम प्रेमी ने जैन साहित्य के भंडारों से अभ्रंश साहित्य का अन्वेषण कर विभिन्न लेख। उसके बाद इन्हीं की प्रेरणा से श्री आदिनाथ उपाध्याय, डॉक्टर हीरालाल जैन, डॉक्टर पी एल वैद्य, डॉक्टर हरि वल्लभ भयाणी आदि विद्वानों ने अभ्रंश पर विभिन्न प्रकार के शोधात्मक कार्य किए, जिसके परिणाम स्वरूप परम प्रयासु, योगसार, राम कुमार चरियु, करकंडीव चरियु, पाहुड़ दोहा, दशहर चरियु, महापुराण, ओम चरियु, संदेश रासक जैसी अनेक पुस्तकों का महत्वपूर्ण भूमिका के साथ संपादन किया गया। अच्छा, इसी क्रम में स्वर्गीय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का गवेषणात्मक लेख नागरी प्रचारणी पत्रिका में छपा। नागरी प्रचारणी पत्रिका बहुत फेमस थी, जो बनारस से छपती थी। डॉक्टर सुधाकर पांडे उसके संपादक लास्ट में हुआ करते थे, जो संदेश रासक की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। कालांतर में प्राच्य क्षेत्र के बौद्ध गान व दोहा एवं कीर्ति लता पर डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने अत्यंत उपयोगी कार्य किए। इसी संदर्भ में पंडित राहुल शंकरताइन की संपादित सरह दोहा कोश की भूमिका तथा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का कीर्ति लता का हिंदी अनुवाद, हिंदी संपादन एवं इसके द्वितीय संस्करण में भाषा वैज्ञानिक विवेचन भी इस क्षेत्र के प्रशंसनीय कार्य कहे जा सकते हैं। प्राकृत व्याकरणों के संपादित संस्करण एवं उनकी भूमिका में डॉक्टर पिसेल का ग्रामेटिक दर, प्राकृत स्पार्कन में प्राकृत व्याकरण का विशद विवेचन है, जिसकी हिंदी अनुवाद प्राकृत भाषाओं का व्याकरण राष्ट्रभाषा परिषद पटना से प्रकाशित हुआ, जो अभ्रंश भाषा पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। उसके बाद डॉक्टर पिसेल के अतिरिक्त गियर्सन, डॉक्टर नीति दोषी, डॉक्टर पी एल वैद्य, भट्टनाथ स्वामी आदि का उन व्याकरणों के संपादित संस्करण विस्तृत भूमिकाओं के साथ प्रकाशित हुआ। इसके बाद जो है चाटुर्या के उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भूमिका भी अत्यंत उपादेय कही जा सकती है। विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने अभ्रंश पर भी दृष्टिपात किया है। भाषा वैज्ञानिक जितने हुए हैं उन्होंने अभ्रंश की जरूर चर्चा की है, क्योंकि अभ्रंश जो है एक महत्वपूर्ण भाषा है, जिससे सारी आधुनिक भाषाएं आज भी जो है विकसित हुई, जो हम लोग बोलते हैं वो उसी की देन है। ये भी कहने का मतलब है। तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, पर अब जो है जो मुख्य 2-3 स्लाइड में मैं करके मैं खत्म करूँगा, मैं टाइम भी है। तो अभ्रंश पर पुस्तकों का अभाव, ये इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभ्रंश संबंधी उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त अभ्रंश पर मुख्यतः हेमचंद के अभ्रंश सूत्रों को आधार मानकर स्वतंत्र एवं साक्षात रूप से प्रकाश डालने वाले पुस्तकों का अभाव, और हिंदी में जो विशुद्ध रूप से अभ्रंश भाषा या व्याकरण पर कोई विशेष उल्लेख ग्रंथ नहीं लिखा है, तो सबसे पहली बात। दूसरा, डॉक्टर नामवर सिंह का हिंदी के विकास में अभ्रंश का योगदान, डॉक्टर भोला शंकर व्यास का प्राकृत पेंगलम का भाषा शास्त्रीय और छंद शास्त्रीय अध्ययन अभ्रंश पर विचार जरूर व्यक्त करते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक में भाषा तथा साहित्य की दृष्टि से अभ्रंश का मात्र केवल परिचयात्मक ज्ञान कराया, कोई विशेष गहन बात नहीं कही है। उसके बाद डॉक्टर व्यास ने अबहट्ट पर ही विशेष रूप से बल दिया। अब अबहट्ट जो है अभ्रंश का ही दूसरा नाम, तो अच्छा, तथा छंदा शास्त्रीय अध्ययन की ओर उनका कोई झुकाव नहीं। डॉक्टर श्री तगारे का अंग्रेजी में लिखित अभ्रंश व्याकरण यद्यपि महत्वपूर्ण है, किंतु उनका ध्यान अभ्रंश शब्दों के विकासात्मक अध्ययन पर ही टिका हुआ। डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव का अभ्रंश भाषा का अध्ययन इस संबंध में अवश्य एक प्रशंसनीय कार्य है, किंतु उन्होंने भी मात्र ध्वन्यात्मक, रूपात्मक एवं अर्थात्मक दृष्टि से ही मुख्यतया अभ्रंश भाषा पर विचार प्रस्तुत किया है। अब सूत्र शैली और अभ्रंश व्याकरण, अब ये सूत्र शैली और अभ्रंश व्याकरण जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो 1967 में सर्वप्रथम सूत्र प्रयास डॉक्टर परममित्र शास्त्री का है, जो मैंने बताया आपको। सबसे पहले उनकी पुस्तक जो है नागरी प्रचारणी सभा से छपी थी, जो है उस पुस्तक का नाम था सूत्र शैली और अभ्रंश व्याकरण। तो इस संदर्भ में सर्वप्रथम सूत्र प्रयास डॉक्टर शास्त्री का रहा है। डॉक्टर शास्त्री ने सूत्र शैली और अभ्रंश व्याकरण नामक पुस्तक में सर्वप्रथम अभ्रंश विषयक गंभीर एवं विश्लेषणात्मक कार्य प्रस्तुत किया। यह पुस्तक नागरी प्रचारणी से 1967 में छपी थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में सूत्र शैली और हेमचंद के व्याकरण को 2 भागों में समाविष्ट किया है।
उसके बाद प्रथम भाग में व्याकरण शास्त्र, संस्कृत के सूत्रबद्ध व्याकरण, पाली का सूत्रबद्ध व्याकरण, प्राकृत का सूत्रबद्ध व्याकरण, प्राकृत वैयाकरण और अपभ्रंश व्याकरण, आचार्य हेमचंद और उनकी कृतियां और अपभ्रंश और देशी की समुचित चर्चा की। दूसरे भाग में है ध्वनि प्रकरण, कारक प्रकरण, क्रिया प्रकरण, विलग्न प्रकरण और रचनात्मक प्रत्यय आदि पर सम्यक एवं विस्तृत विवेचन किया है। पुस्तक के परिशिष्ट में धात्वादेश। फिर डॉक्टर शास्त्री ने पुस्तक के प्रत्येक अध्यायों में इस बात का यत्न किया है कि विषय वस्तु का ऐतिहासिक क्रम से विश्लेषणात्मक तत्व प्रस्तुत करते हुए सहज एवं सुबोध रूप से उपलब्धियां स्पष्ट की जाए। अब जो है शुद्ध शैली और व्याकरण की जो विशेषता है, डॉक्टर शास्त्री ने अपभ्रंश भाषा और साहित्य का पर जो कार्य किया है, तो चलिए ये तो मैं बता चुका हूँ। उनकी कार्य की विशेषताएं क्या है, ये 4 पॉइंट में मैं गिना देता हूँ। अपभ्रंश व्याकरण का विस्तृत विश्लेषण, शुद्ध शैली की व्याख्या, अपभ्रंश साहित्य की विशेषताओं का अध्ययन, भाषाई और साहित्यिक विश्लेषण। डॉक्टर शास्त्री का यह कार्य भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब उसके बाद जो है आता है हेमचंद के अपभ्रंश सूत्रों की पृष्ठभूमि। डॉक्टर शास्त्री की कृति हेमचंद के अपभ्रंश सूत्रों की पृष्ठभूमि में शुद्ध शैली और अपभ्रंश व्याकरण का एक कुछ हद तक परिवर्तित, परिमार्जित और परिवर्धित रूप है। जो हेमचंद के जो शुद्ध शैली और अपभ्रंश व्याकरण जो बताया ना, इस दोनों में अंतर ये है, वो उनका एमए का डिसर्टेशन और ये पीएचडी का, ये अंतर है। तो वो उसमें जो है एक तरह से बहुत कम पृष्ठों में था, पर फिर भी उन्होंने पूरा खाका दिया उसका। समझिए कि एक तरह से जब हम कोई ग्रंथ लिखते हैं ना, तो प्रस्तावना में जितने पेजेज हम लेते हैं वो एमए के डिसर्टेशन में किया जाता है और उसको विस्तार करके हम पीएचडी करते हैं। तो वही स्थिति इसकी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें हेमचंद के अपभ्रंश सूत्रों पर स्वतंत्र, नवीन एवं वैज्ञानिक दृष्टि से गवेषणात्मक चिंतन किया गया है, जो किसी ने नहीं किया, न नामवर सिंह ने, न मैंने किसी ने इनके पहले नहीं किया। ये कारण था। अपभ्रंश भाषा एवं व्याकरण पर विविध दृष्टियों से समुचित प्रकाश डाला गया है। पुस्तक समग्र रूप से 14 अध्यायों में विभक्त है। 14 अध्यायों में भारतीय आर्य भाषा, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश और देशी, प्राकृत वैयाकरण और अपभ्रंश वैयाकरण, व्याकरण प्रस्तुत करने की विधि, ध्वनि विचार, रूप विचार, अव्यय, रचनात्मक प्रत्यय और क्रियापद, धातु साधित संज्ञा एवं वाक्य रचना पर गंभीर विशद विवेचन किया गया है। अंत में उपसंहार है, जिसमें विवेच विषय को संग्रहित किया है। परिशिष्ट में अपभ्रंश सूत्रों में उद्धृत दोहों में आए हुए शब्दों का शब्दकोश भी दिया गया है, कई सारे पेजेज में है वो। तो अपभ्रंश का अध्ययन भारतीय भाषाओं के अतीत और वर्तमान को सम्यक प्रकार से समझने के लिए अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। एक तरफ प्राचीन भाषा के विकास में अपभ्रंश ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, दूसरी तरफ इसने आधुनिक भारतीय भाषाओं को अत्यधिक जीवनी शक्ति दी है। अपभ्रंश भरत काल से ही सर्वसाधारण जनता द्वारा पोषण पाती हुई 500 ईस्वी के समय भाषा के रूप में विकसित होती है। वह उनकी साहित्यिक महत्ता स्थापित करती है। फिर उसके बाद पुरानी पाली और प्राकृत भाषा की विशेषताओं को धरोहर रूप में संजोकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर सांस्कृतिक महत्व प्रदान करती है। पुरानी भाषाओं को आत्मसात कर आधुनिक भारतीय भाषाओं को जन्म देती है। उस दिशा में डॉक्टर परमवीर शास्त्री की पुस्तक हेमचंद के अपभ्रंश सूत्रों की पृष्ठभूमि ने प्रस्तुत विषय को समझाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका दी, योगदान दिया। ये मेरा कह करके मैं इसमें बस अंत में केवल एक बात ये कहना चाहूँगा कि अपभ्रंश एक ऐसा विषय है, अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश साहित्य जो अछूता है आज भी, और उसका सबसे बड़ा योगदान मैंने बताया कि वो संस्कृत में भी है, पाली में भी है, प्राकृत में भी है, और जो हम लोग बोल रहे हैं उसमें भी है। उसके बावजूद भी अछूता क्यों है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इसका प्रॉब्लम यही है, 2 कारण है। किसी भी चीज के अछूता होने के 2 ही कारण होते हैं, एक राजनीतिक और दूसरा धार्मिक। धार्मिक लोग जो है, धर्म से इसका कहीं कोई संबंध नहीं, लेना देना नहीं, किसी भी धर्म से, संप्रदाय से नहीं लेना देना। एक तो ये कारण है। दूसरा जो है राजनीतिक, राजनीति वाले जो चीज धर्म से संबंधित नहीं है उसको महत्व नहीं देते। ये वास्तविकता है, समझे ना। ये अगर इसको गहराई से विचार करेंगे तो ये वास्तविकता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी विचारधारा का हो,
ये दो कारण है जिसकी वजह, और ये एक ऐसी है, देखिए ये जो है एक ऐसी है कि जिसने सबको जोड़ा। मैंने बताया ना, मराठी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, उर्दू हो, सबको जोड़ने का काम अपभ्रंश कर रही है, क्योंकि इसी की वजह से आज हम बोल रहे हैं। जब देखेंगे तो, अगर गहराई से सोचेंगे, इसका अध्ययन करेंगे तो हर एक पे इसका प्रभाव है और आगे भी रहेगा। क्योंकि जो देशी भाषा, जो जिसका कोई व्याकरण नहीं होता, वो अपभ्रंश के अंदर आ जाता है, और वही जो है मेन काम करता है, हर एक जगह जोड़ेगा वो। आप गांव में भी जाएंगे ना तो हर एक जाति के लोग होंगे, पर एक ऐसा जाति होगा कि जिसको सब लोग लाइक करते हैं। एक ऐसी जाति होती है जिसको सब लोग, चाहे वो उच्च श्रेणी के हो चाहे निम्न श्रेणी के हो, ना वो अछूता मानता है ना वो अछूता मानता है, पहले भी और आज भी, है कि नहीं। तो ये स्थिति है। तो ये कह करके बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को शांति से सुनने के लिए। बस मैं ये